अपना अगला वीडियो जहां पे बात करेंगे आजम खान के डिस्क्वालिफिकेशन की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में क्या बोलता है? आर्टिकल 191 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। बंबई में यूनाइटेड नेशन काउंटर टेरर कॉन्फ्रेंस 1267 रेजोल्यूशन कमेटी, एस जयशंकर का 5 पॉइंट एजेंडा, एगमाउंट ग्रुप, ये सारे के सारे मुद्दे इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्री मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रेजेंटेड बाय मी मुदुद गुप्ता। अन अकेडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मुदुद गुप्ता। नए बैचेस शुरू हो चुके हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। डू एनरोल फॉर देम। सीसैट का सब्सक्रिप्शन अलग से अवेलेबल है, यू कैन सब्सक्राइब फॉर दैट एज वेल। ऑल्सो अन अकेडमी का यूपीएससी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप होने वाला है 13 नवंबर को सुबह 11 बजे। 50 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का होगा। डू एनरोल फॉर दिस एज वेल। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक मेंबर आजम खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। सबसे पहले समझते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है। सपोज करिए कि आप स्टेट के लेजिस्लेचर में चुने गए, चाहे विधानसभा में चाहे विधान परिषद में। हमारे संविधान का आर्टिकल 191 यह स्टेट करता है कि अगर आपकी सीट को खाली करवाना है, आपको डिस्क्वालीफाई करवाना है हाउस से, तो आप किन किन ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। एक ग्राउंड है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यदि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, मतलब कि आप एमएलए एमएलसी हैं, विधानसभा विधान परिषद के मेंबर है, लेकिन साथ में आप आईएएस आईपीएस भी हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोला जाएगा। यदि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यदि आपका अनसाउंड माइंड है, मतलब कि दिमागी तौर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है और ऐसा कोर्ट ने बोला है कि हाँ ये व्यक्ति जो है दिमागी तौर पे स्थिर नहीं है, तो इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब कि आपने जो है दुनिया जहान का पैसा देना है, इधर उधर का पैसा मार के आप चुनाव लड़के जीत गए और अभी आप विधानसभा विधान परिषद के मेंबर हो, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप भारतीय नागरिक नहीं हो, या फिर अगर संसद भवन कोई कानून बना रहा है और उस कानून के तहत आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। या फिर 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन, कि आप एक पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, इसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन, और इसके लिए भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आजम खान का जो पूरा का पूरा केस है वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के ऊपर बेस्ड है। ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, ये कानून बोलता है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे ज्यादा की जेल हो जाए किसी भी जुर्म के लिए, तो उन व्यक्ति की सीट को खाली करवा लिया जाता है और वो विधानसभा विधान परिषद में नहीं रह सकते। ध्यान रहे, थ्रेशोल्ड है मिनिमम 2 इयर्स। अगर 2 साल से कम की जेल हुई है तो डिस्क्वालिफिकेशन का सीन नहीं बनता। डिस्क्वालिफिकेशन का सीन सिर्फ तब बनता है जब 2 साल से ज्यादा की जेल हुई हो। आजम खान को हेट स्पीच के लिए जो है एनिमिटी प्रमोट करने के लिए कन्विक्शन किया गया। कोर्ट ने यह बोला कि इनको 2 साल से ज्यादा की जेल होगी। अगर 2 साल से ज्यादा की जेल हो रही है तो आर्टिकल 191 के अंदर जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन हो गया और अब आजम खान जो है यूपी विधानसभा के मेंबर नहीं है। यह पॉइंट ध्यान रखेंगे कि यहां पे मिनिमम थ्रेशोल्ड 2 साल का है। यहां पे एक क्लॉज और है, यदि आपको 2 साल से ज्यादा की जेल हो रही है, यदि आपको 2 साल से ज्यादा की जेल हो रही है, तो जब आप जेल से छूटेंगे, जेल से छूटने के जिस तारीख को आप छूटे उसके बाद 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। यह 6 साल कूलिंग ऑफ पीरियड है, मतलब कि आजम खान को 2 साल से ज्यादा की जेल हुई। अब जिस भी तारीख को जेल से छूटेंगे उसके बाद 6 साल तक वो कोई सा भी चुनाव नहीं लड़ सकते, उसके बाद ही वो कोई चुनाव लड़ सकते हैं। यह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया था। और आजम खान को क्यों यूपी विधानसभा डिस्क्वालीफाई किया गया, हमने यहां पे देखा। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि प्रियम्बल के स्पिरिट को प्रमोट करने के लिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रमोट करने के लिए हमने कई सारे कदम उठाए हैं। कहने का मतलब है जुडिशरी ने लेजिस्लेचर के एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई करा, मतलब कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, कि जुडिशरी जो है लेजिस्लेचर के मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को अपहोल्ड नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यह है पूरा का पूरा आजम खान का मसला। अन अकेडमी की एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे कंप्लीट फीचर अब अवेलेबल है। ऑल्सो हमारा इंटरव्यू के लिए लास्ट माइल प्रोग्राम शुरू होने वाला है, उसको आप एनरोल कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। और हमारी अन अकेडमी की एप्लीकेशन पे आप डाउट ब्राउज फीचर, जहां पे आप अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। इस लेक्चर का पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बंबई में काफी अहम बैठक हो रही है। यूनाइटेड नेशन काउंटर टेरर कॉन्फ्रेंस, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स अटेंड कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है और यहां पे अलग अलग मसलों के ऊपर बात हो रही है। उससे पहले एक थोड़ा अलग मसला मैं आपको बताता हूं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और उसकी एक कमेटी है जिसका नाम है 1267 रेजोल्यूशंस कमेटी। इस कमेटी का नाम आपको ध्यान होना चाहिए, जब भी आप मुख्य परीक्षा में आतंकवाद के ऊपर उत्तर लिखेंगे तो ये 1267 रेजोल्यूशंस कमेटी का नाम वहां पे जरूर आएगा।
यूनाइटेड नेशंस की 1267 रेजोल्यूशंस कमेटी एक ऐसी बॉडी है जो दुनिया के अलग अलग आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों को एक लिस्ट में डालती है, एक सैंक्शन लिस्ट में डालती है। मतलब कि यदि 1267 रेजोल्यूशंस कमेटी आपको अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर रही है, आपको या आपकी संस्था को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी अगर ये घोषित कर रही है, तो उसके बाद आपके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं, आपकी मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है और आप आसानी से घूम नहीं सकते। कहने का मतलब है 1267 रेजोल्यूशंस कमेटी जो है ये दुनिया में आतंकवाद रोकने के लिए बनाई गई है। इस कमेटी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर्स हैं, रशिया, यूएस, यूके, फ्रांस और चाइना, उन 5 के पास वीटो पावर है। रिसेंटली इंडिया ने 5 पाकिस्तानी आतंकवादियों को यहां पे सैंक्शन करवाने की बात करी कि हमारे पास पूरा सबूत है, सारे डॉक्यूमेंट्स और वीडियो, ऑडियो वगैरह सब है हमारे पास कि इन्होंने भारत में आतंकवाद फैलाया है। चाइना ने अपनी वीटो पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए यह बोला कि ये 5 आतंकवादी नहीं है, भारत के पास एडिक्वेट सबूत नहीं है और इसलिए हम इनको 1267 रेजोल्यूशंस कमेटी के अंदर अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित नहीं करेंगे। वी विल नॉट डेजिग्नेट देम एज इंटरनेशनल टेररिस्ट। मतलब कि चाइना ने इस पर्टिकुलर काउंसिल में पाकिस्तान का साथ देते हुए उन आतंकवादियों को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित नहीं होने दिया। ठीक है, यह हो गया एक मसला। अब बंबई में एक बैठक हुई, यूएन काउंटर टेरर कॉन्फ्रेंस, जहां पे सिक्योरिटी काउंसिल के सारे मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड करी। इस मीटिंग का थीम था काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आतंकवादी जो हैं आज की तारीख में जो नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से रोका जाए, इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में। तो आपको इस कॉन्फ्रेंस का थीम ध्यान रखना है, प्रीलिम्स का सीधा सवाल निकलता है क्योंकि इंडिया में हो रही है और मेंस में लिखने के लिए भी आपको काम आएगा। ठीक है, यहां पे सवाल उठता है कि किन किन मुद्दों पे मेजर बात हुई। एक तो हमने देख लिया थीम क्या था। अब एस जयशंकर ने मसला उठाया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का राजनीतिकरण हो रहा है, पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, क्योंकि यहां पे देश आपस में ग्रुप बना के बैठे हैं। जब हमारे पास पूरे के पूरे सबूत हैं, फिर भी पाकिस्तानी आतंकवादियों को चाइना ने वीटो करा, उन्हें बचाया, यह राजनीतिकरण है। मतलब कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो इफेक्टिवनेस है उसको खत्म किया जा रहा है, इस बॉडी के ट्रांसपेरेंसी को खत्म किया जा रहा है और यहां पे अपने नैरो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए दुनिया की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या, दुनिया को एक सेफ प्लेस बनाना, लेकिन अपने भाईचारे के चलते पाकिस्तान के साथ इन्होंने आतंकवादियों को लिस्ट नहीं होने दिया। तो इंडिया ने डिमांड करी कि सिक्योरिटी काउंसिल का जल्द से जल्द रिफॉर्म होना चाहिए, जिससे कि हम इस बॉडी को ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव बना सकें और ये बॉडी आतंकवादी फाइनेंसिंग जो है, जो टेरर फाइनेंसिंग है, उसके ऊपर रोक लगा सके। ऐसे में एस जयशंकर ने 5 पॉइंट एजेंडा ले डाउन करा। क्या है 5 पॉइंट एजेंडा? यहां से आपका वर्बेटिम 250 वर्ड का आंसर निकलेगा, जीएस पेपर 2 का, जीएस पेपर 3 का, कि आतंकवाद के ऊपर रोक लगाने के लिए और सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं। 250 वर्ड का वर्बेटिम आंसर निकलेगा, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला कि अगर आप आतंकवाद के ऊपर रोक लगाना चाहते हो तो आतंकवाद के ऊपर रोक लगाने का मतलब है टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर रोक लगाना। ऐसे में अगर हम टेरर फाइनेंसिंग रोकना चाहते हैं तो हमारे को 2 बॉडीज के साथ कोलैबोरेट करना बहुत जरूरी है, एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और एक एगमॉन्ट ग्रुप। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तो आप सब जानते हैं, जिसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान था लेकिन अभी निकल चुका है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसी बॉडी है जो दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई है और यह देशों के खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाता है। एक बार आप होमवर्क में इसके फैक्ट देख लेना, कहां पे हेडक्वार्टर है, कब बना था, कितने देश हैं, वो आप एक बार होमवर्क में फटाफट से देख लेना। दूसरा है एगमॉन्ट ग्रुप। एगमॉन्ट ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, या आपने नाम शायद पहली बार सुना होगा, या आप में से जो लोग अखबार रेगुलरली पढ़ रहे हैं उन्होंने ये नाम सुना होगा। एगमॉन्ट ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो टोरंटो कनाडा में बेस्ड है। हर देश में एक यूनिट होता है जिसका नाम है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होता है, इसका काम होता है सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को पकड़ना। फॉर एग्जांपल इंडिया में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसका काम है कि जितने भी एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक एटसेट्रा, अगर यहां पे कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन दिख रहा है तो बैंक के अधिकारी जो हैं वो ट्रांजैक्शन को इमीडिएटली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट करेंगे कि सर हमारे को यहां पे कुछ सस्पिशियस दिख रहा है, या तो ये पैसा ड्रग फाइनेंसिंग में जा रहा है, टेरर फाइनेंसिंग में जा रहा है, आर्म्स, हथियार, इन सब में जा रहा है। हर देश में ये ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होता है। दुनिया के 166 फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स का ये ग्रुप है जिसको कहते हैं एगमॉन्ट ग्रुप। इसका काम है कि सपोज करिए हमारा जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसे लगा
कि यूके से खालिस्तानी मूवमेंट को कोई फंडिंग आ रही है, हमारे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने वो ट्रांजैक्शन पकड़ ली, तो अब एगमॉन्ट ग्रुप के जरिए हम वो ट्रांजैक्शन जो है ब्रिटेन के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को भेजेंगे कि सर देखो, हमने ट्रांजैक्शन पकड़ी है, आपके यहां ट्रांजैक्शन हो रही है, आप इसको एक बार देखिए क्या हो रहा है। मतलब कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स के ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए और डेटा शेयरिंग के लिए, अगर आप कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन दूसरे देश में पकड़ रहे हो, उन सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए, कोलैबोरेशन के लिए ये एगमॉन्ट ग्रुप बनाया गया। तो हमारा पहला एजेंडा यहां पे ये है, एस जयशंकर ने बोला कि सिक्योरिटी काउंसिल अकेले आतंकवाद को नहीं रोक सकता, इसलिए हमारे को सिक्योरिटी काउंसिल के साथ एफएटीएफ और एगमॉन्ट ग्रुप को भी इंटीग्रेट करना होगा फॉर अ कोलैबोरेटिव एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुख्य परीक्षा का, काफी क्वालिटी पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट, ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल और जहां पे राजनीतिकरण ना हो। यह पॉइंट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो देश आपस में एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं और जेन्युइन प्रूफ होते हुए भी जो वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। तीसरा, टेरर सेफ हेवंस खत्म होने चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान एरिया में टेरर सैंक्चुरीज हैं, ईरान जो है वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, ये सारे के सारे सेफ हेवंस, टेरर फाइनेंसिंग बंद होनी चाहिए। टेररिज्म का जो नेक्सस है, आतंकवाद अकेले नहीं चल सकता कभी भी, आतंकवाद के लिए फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए। वो कहां से आता है? आर्म स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स पेडलिंग। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के बॉर्डर से, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से ड्रग्स की स्मगलिंग होती है पूरी दुनिया में, और वो ड्रग्स बेच के आतंकवाद के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है। ये सब नहीं होना चाहिए। ये जो नेक्सस है हमारे को ये तोड़ना है। पॉइंट नंबर 4। इसी के साथ आखिरी पॉइंट जो एस जयशंकर ने बोला, और इस कॉन्फ्रेंस का थीम भी यही था, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। उन्होंने बोला कि पहले आतंकवादी जो है वो कैश के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करते थे, लेकिन अभी जब से वर्चुअल क्रिप्टो करेंसीज आई हैं जैसे कि बिटकॉइन, डोककॉइन और ये सब, तो आतंकवादियों के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शंस करना एनोनिमसली काफी आसान हो गया है, और वो कैश की जगह वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर ज्यादा रिलाय करने लगे हैं। और हमारे को मिलके ये बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर एक्शन लेना होगा, क्योंकि ये दुनिया की सिक्योरिटी को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये 5 पॉइंट एजेंडा था सिक्योरिटी काउंसिल को और दुनिया की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यहां से आपको मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। एक, कि सिक्योरिटी काउंसिल को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, ये पॉइंट्स। दूसरा, दुनिया की सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये सेम पॉइंट वहां पे भी यूज हो सकते हैं। ये था अपना आज का वीडियो। इसके बाद और वीडियो आ रहा है करंट अफेयर का। अनअकैडमी पे ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, कैन एनरोल फॉर दैट। ईपीएफओ कैटेगरी हमारी अब लाइव है, मेंस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेट्स क्रैक इट।